Hello students, we are starting the topic moment of inertia. The topic is quite easy. To understand moment of inertia, first of all, we will have to understand inertia in case of Newton's first law of motion. So Newton's first law of motion, I know you are already studying it right from your school. It stated that if a body is at rest or it is in uniform motion, then it will continue to be in the state of rest or of uniform motion unless an unbalanced force is acting on it. Okay, so इसका सिंपल लॉजिक आपको पता है. अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ओके, लेट्स से हियर वी हैव एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज एट रेस्ट. ठीक है, तो अगर आप इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा फोर्स बाहर से अप्लाई नहीं करोगे तो डेफिनेटली ये मोशन में नहीं आने वाला. करेक्ट और नॉट? इवन इफ यू कीप अ पीस ऑफ पेपर, आप अगर वो पेपर को हाथ नहीं लगाते हो फॉर 100 years, फॉर 1000 years, इट इज गोइंग टू रिमेन एट द सेम प्लेस. नाउ यू विल से ऐसा कैसे होगा? यस, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हैपन. अभी इसमें ये सब नेग्लेक्ट करना है कि चलो आपने फैन चालू कर दिया, फैन के हवा की वजह से पेपर उड़ गया. फैन का जो एयर ब्लो हो रहा है, फैन का जो हवा आ रहा है, वो भी एक टाइप का फोर्स ही है. सो कहीं ना कहीं आपने बाहर से फोर्स अप्लाई कर दिया है, इसलिए वो पेपर उड़ गया. ओके, इफ नथिंग इज देयर, नथिंग, देन दैट विल रिमेन एट द स्टेट ऑफ रेस्ट. सिमिलरली अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, समझ लो साइकिल मोशन में है, आपने पेडलिंग छोड़ दिया तो कुछ टाइम के बाद साइकिल रेस्ट पे आ जाता है. अब आपने पेडलिंग छोड़ दिया, आप तो कंटिन्यूस फोर्स नहीं दे रहे हो, फिर भी रोका कैसे? ऑब्वियसली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. सो वहां पर एक फ्रिक्शनल फोर्स है जो यूनिफॉर्म मोशन को स्टॉप कर देते हैं. अगर समझ लो फ्रिक्शन नेग्लेक्ट कर देते कि फ्रिक्शन है ही नहीं सरफेस पे, नो फ्रिक्शन एट ऑल, ठीक है, सरफेस एकदम स्मूथ है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन which is like not possible. Okay, so in that case what I can say, the object will continue to be in the state of motion, cycle continuously आगे बढ़ता रहेगा. Got this? So Newton's first law stated this. Now इसको मैं कैसे लिंक कर रहा हूँ इधर? देखो, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम एक लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं. अब इनर्शिया का मीनिंग आपको पता है. ओके, इनर्शिया थ्री टाइप्स की इनर्शिया है. फर्स्ट इज इनर्शिया एट रेस्ट, देन सेकंड इज इनर्शिया ऑफ मोशन, ओके, देन थर्ड है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. डायरेक्शन का एग्जांपल देता हूं, आपको इनर्शिया एकदम अच्छे से समझ में आएगा. इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज द रेजिस्टेंस बाय द बॉडी. ओके, अब डायरेक्शन है तो रेजिस्टेंस बाय द बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन. अब इसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूं. आपने कभी एक शॉप में जाकर नाइफ, चाकू को शार्प करते हुए देखा होगा. ओके, एक व्हील होता है, उसके ऊपर नाइफ को रखा जाता है शार्प करने के लिए. तो जब वो नाइफ को शार्प करते हैं तो उसमें से स्पार्क आता है. ओके, एंड वो स्पार्क को अगर आप ऑब्जर्व करो तो वो स्पार्क एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, एक ही डायरेक्शन. अब आप उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हो क्या? नहीं, बिकॉज वहां पर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, वो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, इट विल रेजिस्ट इट्स चेंज इन डायरेक्शन. हैव यू अंडरस्टूड? सो सिमिलरली इनर्शिया ऑफ मोशन भी वैसा ही है, इट विल रेजिस्ट इट्स मोशन. इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी वही है, इट विल रेजिस्ट इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट. ओके, ऑल ऑफ अ सडन कोई भी बाइक 100 की स्पीड पे नहीं जाएगा. 0 से 10, 20, 30 स्लोली इट विल मूव, बिकॉज उसमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, वो रेस्ट का पोजीशन जल्दी नहीं छोड़ेगा. सिमिलरली अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है, 200 की स्पीड पे कोई कार चल रहा है, फॉर्मूला स्टाइल कार चल रहा है, तो ऑल ऑफ ए सडन वो 0 पे आने वाला है? नो, बिकॉज उसमें इनर्शिया ऑफ मोशन, वो अचानक से मोशन को छोड़ के तुरंत रेस्ट पे नहीं आ सकता. सो इनर्शिया का कॉन्सेप्ट समझ गया आपको? इट इज द रेजिस्टेंस बाय द बॉडी टू go away from its state, whether it is state of rest, whether it is state of motion, or whether it is state of direction. Okay, अब इनर्शिया का डायरेक्ट लिंक किसके साथ है? इट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद मास. अब ये मास को मैं समझाता हूँ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट में. यहाँ पर मास का इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, एक ऑब्जेक्ट है जो 50 किलोग्राम का है, दूसरा ऑब्जेक्ट है लेट्स से 200 किलोग्राम का है, 4 टाइम्स है. दोनों 200 की स्पीड पे जा रहे हैं, करेक्ट.
अब किसको रोकना इजी होगा, 50 केजी या 200 केजी? योर आंसर विल बी 50 केजी बिकॉज हल्का है। ओके, 200 केजी क्यों नहीं, वो इतना जल्दी रुकेगा क्यों नहीं? 200 केजी का मास अपने आप को रेजिस्ट क्यों करेगा रोकने के लिए? बिकॉज उसमें इनर्शिया ऑफ मोशन ज्यादा है। अब इनर्शिया ऑफ मोशन ज्यादा क्यों है? मास से रिलेटेड है। ज्यादा मास होगा तो ज्यादा इनर्जी आएगा उसमें, वो अपने आप को रोकने से और रेजिस्ट करेगा। अंडरस्टूड? सो कंक्लूजन क्या है मालूम है? मास एंड इनर्शिया दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मास एंड इनर्शिया आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर कोई ऑब्जेक्ट में ज्यादा मास है तो समझ जाओ कि उसमें इनर्शिया भी ज्यादा है, वो अपने आप को और ज्यादा रोकेगा, रेजिस्ट करेगा। एक रेस्ट का भी एग्जांपल ले लेते, समझ लो कोई ऑब्जेक्ट है सिर्फ 10 किलो का है, उसको मोशन में लाने का, ठीक है, तो उसमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट रहेगा क्योंकि वो रेस्ट का पोजीशन छोड़ना नहीं चाहता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी ह्यूमन बींग्स की तरह ही होते हैं, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना पसंद करते हैं, अचानक से काम करने को कोई नहीं जाता। करेक्ट और नॉट? सिमिलरली लेट्स टेक अनदर ऑब्जेक्ट जिसका मास 10 टाइम्स है, 100 केजी। ओके, उसको भी मोशन में लाने का है, वो भी रेजिस्ट करेगा, उसमें भी इनर्शिया होगा। अब आप 10 केजी को इजीली मोशन में ला पाओगे या 100 केजी को? ऑब्वियसली योर आंसर इज 10 केजी बिकॉज हल्का है, वो इजीली मोशन में आ जाएगा। तो क्यों इजीली मोशन में आ गया? बिकॉज उसका इनर्शिया कम था, वो रेजिस्ट ज्यादा नहीं कर पाया। क्यों? बिकॉज उसका मास भी कम था। whereas 100 केजी का मास बहुत ज्यादा होता है आपके लिए, तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, तो वो जल्दी में मोशन में नहीं आएगा बिकॉज ऑफ इट्स मोर इनर्शिया एट रेस्ट। Okay, so did you understand this inertia with mass? This was applicable for linear motion. Linear motion. Okay, अब हम लोग तो रोटेशनल में हैं, तो रोटेशनल में क्या होगा? Now the point comes, ये जो मास लीनियर मोशन में काम करता है वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में काम करता है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट के पास ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो उसको स्टॉप करना डिफिकल्ट होगा। आई रिपीट दिस, देखो इसको मैं इसके साथ लिंक कर दूं, अगर कोई ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, तो उसको रोकना टफ हो जाएगा, वो मोशन इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से जल्दी रुकेगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, समझ लो रेस्ट वाला, तो वो जल्दी मोशन में भी नहीं आएगा। सेम वे रोटेशनल में अगर कोई ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, ओके, देन वो ऑब्जेक्ट को रोकना, रोटेशनल मोशन स्टॉप करना डिफिकल्ट होगा। ओके, सो आई कैन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एनालॉगस, एनालॉगस, आई होप ये वर्ड आपको पता है, एनालॉगस टू मास इन लीनियर मोशन। So I hope आपको एक आइडिया मिला। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिनोटेड बाय लेटर कैपिटल I. I know I is current, okay, in physics 2, but in physics 1 I is for moment of inertia. अब हम moment of inertia का actual definition पढ़ते हैं, okay? So I'll write that definition on the board. So moment of inertia is nothing but sum of, addition करना है किसका किसका, mass of each particle square of its perpendicular distance from the axis of rotation. Mass and perpendicular distance का square, ये दोनों का multiplication करना है, that is product. So यहाँ पर example ले लेते हैं. Here there is an object which can rotate about this axis of rotation. ये object में मैंने 3 masses शो किया है, m1, m2, m3. इसका perpendicular distance axis से शो करते हैं, समझ लो ये है उसका perpendicular distance r1, ये है उसका perpendicular distance r2, and this is the perpendicular distance r3. Okay, now moment of inertia capital I is nothing but product of mass m1, ठीक है, उसका perpendicular distance कितना डिनोट किया है, r1 एंड स्क्वायर, बाद में क्या करना है प्लस, बाकी सब ऐसे ही सबका सम करना है, प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर,
ओके अभी यहाँ पर तो 3 ही मास दिखा है इसलिए इतना अटक जाएगा, बट यूजुअली अ बॉडी इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मासेस, सो दिस विल गो ऑन कंटिन्यूइंग लाइक दिस till mn rn square. If we have one more mn, like mn तक जा रहा है, लिमिट है इसका कुछ तो n, okay, then it will be like this. But this, अब इसको हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, we can write this as summation mi ri square. ओके i का वैल्यू स्टार्ट किधर से होगा, 1 से लेकर n तक. आई होप ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा. सिर्फ i का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाना है. 1 अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये टर्म मिलेगा. ओके समेशन है मतलब प्लस करना है. फिर i नेक्स्ट वैल्यू कौन सा लेगा, 2, तो यहाँ 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये वैल्यू आएगा. फिर से समेशन प्लस. ओके देन थर्ड वैल्यू लोगे i का, सो i का वैल्यू ऐसे करते करते कहां तक पहुंचेगा, n तक. ओके सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अब इसका एक सिंपल एप्लीकेशन बता दो कि देखो मेरे पास एक व्हील है, ओके लाइक दिस, एंड व्हील तो आई होप आपको पता ही रहेगा, लाइक उसमें सेंटर के पार्ट में ज्यादा मास रहता नहीं है. इट इज लाइक दिस, द डायग्राम इज समथिंग लाइक दिस. Okay, so in this wheel you can observe that सेंटर में ज्यादा मास स्प्रेडेड नहीं रहता, ये सब हॉलो है, ये सब खाली जगह है. ओके जो भी व्हील का मास रहता है वो यहाँ ज्यादातर पेरीफेरी में होता है. ओके सो इन दिस केस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करोगे तो मासेस तो सब पेरीफेरी पे सिचुएटेड है एंड एक्सिस इसका इधर सेंटर में है, तो ये सब का कुछ ना कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो होगा ही. तो इसका समझ लो कुछ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू आया. अब इसके अगेंस्ट आपके पास एक स्पेरिकल इसके व्हील के जैसे एक ऑब्जेक्ट है, बट वो हॉलो नहीं है. ओके दैट पार्ट इज नॉट हॉलो, दिस इज कंप्लीटली सॉलिड. ओके दूसरा जो पार्ट है आपके पास दैट इज कंप्लीटली सॉलिड, वो हॉलो नहीं है. सो इन दिस केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, मास इधर भी डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, सेंटर में भी, सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा. तो यहाँ पर जो मास है उसका डिस्टेंस डेफिनेटली डिक्रीज हो जाएगा. ओके तो अगर आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करो देन आई कैन डेफिनेटली टेल यू दैट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू ये व्हील के कंपैरिजन में कम आएगा. ओके दिस विल बी लेस एंड दिस विल बी मोर. Why? Because it depends on the perpendicular distance. इधर डिस्टेंस कम हो जाएगा क्योंकि मास सब जगह इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, whereas इधर पेरीफेरी पे होने की वजह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ जाएगा एंड दैट इज हाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीजेस. अब जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो क्या फर्क पड़ेगा, सिंपल, इट इज एनालॉगस टू मास, उसको रोकना टफ जाएगा. ओके सो ये जल्दी स्टॉप नहीं होगा, इसका रोटेशनल मोशन जल्दी स्टॉप नहीं होगा, whereas इसका रोटेशनल मोशन जल्दी स्टॉप हो जाएगा. हैव यू अंडरस्टूड? सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. गॉट दिस? So students, we are proceeding for radius of gyration. ये टॉपिक भी काफी इंटरेस्टिंग है, ट्रिकी है, कंफ्यूजिंग है. बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में ही नहीं आता कि ये क्यों इंट्रोड्यूस किया, इसका क्या यूज है. बट आई विल गिव यू वन क्लासिक एग्जांपल एंड इससे आपको ये एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्यों होता है एंड व्हाई इट इज यूज्ड. सो डेफिनेशन देख लो, इट इज रिटन, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो रेडियस ऑफ गायरेशन एक डिस्टेंस है. ओके सो उसका यूनिट मीटर होने वाला है. ओके एंड वो डिस्टेंस कहां से होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन से. एंड वो डिस्टेंस पे क्या होने वाला है, द होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड. होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड. तो पूरे बॉडी का जो भी मास है वो डिस्टेंस पे जाके आपको मिल सकता है, लाइक टोटल मास. एंड इट विल आल्सो गिव द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज ऑफ द होल बॉडी. अब इसको और सिंपल वे में समझते हैं. देखो अगर मुझे ये बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने का है तो हम क्या करेंगे, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 r4 स्क्वायर बराबर, चार मास, चारों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर एंड ऐड कर दिया. अब ये तो 4 मास था, ठीक है, जल्दी हो गया. But if I tell you this body is made up of thousands of masses,
एंड थाउजेंड्स ऑफ डिस्टेंसेस अकॉर्डिंगली, तो कितना लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगा, करेक्ट और नॉट? बट हमारे पास एक बेस्ट ऑप्शन है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ पर समझ लो ये रहा, ओके, ये पॉइंट पे ये डिस्टेंस है which is equal to k, ओके, एंड ये पॉइंट पे टोटल मास कॉन्सेंट्रेटेड है, पूरे ऑब्जेक्ट का टोटल मास समझ लो ये पॉइंट पे है, ओके, एंड अगर मैं यही फॉर्मूला लगाऊं m एंड k स्क्वायर, तो इसका जो आंसर आएगा वो भी मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया देगा। इफ आई मेक यू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ वैल्यूज, ये सब वैल्यू पुट करके जो भी होगा, समझ लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू 100 आया, तो इसमें भी मैं वैल्यूज पुट करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 100। सो कंक्लूजन क्या निकला, ये इतनी सारी जगह कैलकुलेशन करने के बदले आप कोई एक ही जगह पहुंच जाओ जहां पर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुरंत मिल जाए। सो दिस इज लाइक ईजिंग आवर वर्क, why to do lot many calculations whereas we can do in just one go, okay, so this is moment of inertia। अब आपको डेफिनेशन अच्छे से समझेगा, वो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जहां पर पूरा मास बॉडी का कॉन्सेंट्रेटेड है, ओके, एंड वहां पर आपको वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा जो पूरे बॉडी का आपको अलग अलग बार करके मिलता है, ओके। नाउ आई विल गिव यू वन क्लासिक एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। So let's take an example case जहां पर मैंने आपको बोला है कि मैंने एक वेरी टफ पेपर सेट किया, 20 मार्क्स का एकदम टफ पेपर सेट किया, ओके, एंड इतना टफ है कि आप सब स्टूडेंट्स टेंशन में हो पास होंगे या नहीं होंगे, एंड यू आर आस्किंग फॉर हेल्प, या तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो या फिर लीनियंटली चेक करो, समथिंग समथिंग, एंड आई डिसाइडेड कि नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं, लीनियंटली चेक नहीं, बट आई गिव यू मोर बेनिफिट, मैं आपको बता देता हूं कि ये सारे क्वेश्चंस मैंने कहां से पिक किए, अंडरस्टूड? सो इफ आई टेल यू, एक 5 मार्क का क्वेश्चन मैंने ए बुक से सिलेक्ट किया हुआ है, ओके, 5 मार्क का क्वेश्चन मैंने बी बुक से सिलेक्ट किया हुआ है, 5 मार्क का क्वेश्चन मैंने कोई अलग सी बुक से सिलेक्ट किया है, एंड लास्ट 5 मार्क का क्वेश्चन मैंने डी बुक से सिलेक्ट किया, ओके, उसके पर्टिकुलर चैप्टर में जाकर आपको सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं, सो ढूंढ लो, ओके। सो आप क्या करोगे, यू आर देयर ओवर हियर, स्टूडेंट एस, आप क्या करोगे, 4 अलग अलग जगह जाओगे वो बुक ढूंढने के लिए, ओके, एंड यू विल रीड दैट चैप्टर, ओके, उसके क्वेश्चंस करोगे, एंड फाइनली बहुत मेहनत करने के बाद चांसेस है कि आपको पूरा 20 मार्क्स का पेपर आपके हाथ में आ जाए, गॉट दिस? सो मेहनत तो बहुत चली गई, बट फाइनली आउटपुट क्या मिला, 20 मार्क्स का। नाउ समहाउ यू केम टू नो कि ये पूरा का पूरा पेपर किसी लैपटॉप में पड़ा है, ओके, एंड वो लैपटॉप आपसे ज्यादा दूर नहीं है, ओके, वो आपके बाजू में ही कहीं थोड़े ही डिस्टेंस पे सर के घर पे पड़ा है, ओके। सो यहां से समझ लो ये है वो डिस्टेंस which is k, ओके, यहां पर वो लैपटॉप पड़ा है, got this or not? So now what you are going to think, I know, आपका थिंकिंग वही है कि सर के घर जाके डाका डालना पड़ेगा for that 20 marks paper, correct or not? So you all are going to come over here। अब आप सोचो, आप जब इधर पहुंच जाओगे, ओके, ये डिस्टेंस कवर करके, आपको यहां पहुंचने के बाद भी 20 मार्क्स का ही पेपर मिलने वाला है, करेक्ट और नॉट? सो दैट इज हाउ, आई होप यू गॉट द लिंक, कि 4 जगह घूमने पर भी 20 मार्क्स मिलने वाला था, और सिर्फ इतना सा डिस्टेंस कवर करके भी यहाँ पर 20 मार्क्स ही मिलने वाला था, ओके। सो दिस डिस्टेंस इज व्हाट इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ गायरेशन, ओके, एंड 20 मार्क्स इधर क्या डिनोट कर रहा है, इट इज डिनोटिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। 4 जगह घूम के टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के बदले यहां पर पहुंच जाओ, उधर भी टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, ओके। सो दिस इज हाउ the radius of gyration is helpful, got this?